Assalamualaikum. Today we will discuss our next topic which is entropy. तो इंट्रॉपी की यहाँ पे हम लोग 2 से 3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि इंट्रॉपी क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी सिस्टम की जो इंट्रॉपी है ये थर्मोडायनामिक स्टेट पैरामीटर है। थर्मोडायनामिक्स हमें पता है, थर्मो मीन हीट एंड डायनामिक मीन मूवमेंट। इट मीन्स अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट है तो उस सिस्टम की हम लोग इंट्रॉपी मेजर करेंगे। स्टेट पैरामीटर का मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल स्टेट। ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो करता है। ये डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम में हीट फ़्लो करने से पहले वाली स्टेट सिस्टम के क्या है, हीट फ़्लो करने के बाद सिस्टम के स्टेट में क्या चेंज आया है, मीन्स उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, सिस्टम के अंदर हीट एंटर हुई है या सिस्टम से लीव की है। तो इंट्रॉपी हमारे पास एक थर्मोडायनामिक स्टेट पैरामीटर है दैट इज़ इन इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड एंड कैन बी डिफाइंड बाय नंबर्स ऑफ वेज। हमें इंट्रॉपी को हम लोग कई तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं और इंट्रॉपी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एस। तो सबसे पहली डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं क्लासरूम की। जब क्लासरूम के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर आप देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स एक ऑर्डर वे में बैठे होते हैं, एक अरेंजमेंट होती है। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर चला जाए तो उस स्टेट में क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स उसी अरेंजमेंट में बैठे रहेंगे, वही ऑर्डर स्टेट रहेगी या उनकी स्टेट डिस्टर्ब होगी। तमाम स्टूडेंट्स वो जो अपनी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से उठ जाएंगे और क्लास के अंदर क्या हो जाएगी, उनकी वो जो डिसऑर्डरनेस स्टेट के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डैट डिसऑर्डरनेस इज़ कॉल्ड, उस अगर आप डिसऑर्डरनेस को मेजर करो तो उस डिसऑर्डरनेस के मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, इंट्रॉपी। यानी रैंडमली वो क्लास के अंदर आगे पीछे डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी उस पोजीशन से उठ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो जो हमारे पास डिसऑर्डरनेस हुई है या उनका जो अपनी उस ऑर्डर स्टेट को छोड़ना, क्या ये किसी फ़ोर्स के ज़रिए हुई है, कोई फ़ोर्स उनके ऊपर लगी है या वो खुद से हुई है? क्योंकि वो खुद से हो रही है तो इस ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे टीचर बाहर गया तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद अपनी सीट से उठे और जो क्लास में है वो अब ऑर्डर्ड स्टेट के बजाय क्या कौन से स्टेट में पहुंच गई है, डिसऑर्डर्ड स्टेट में। तो हमने कहा था कि एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पे। तो डैट डिसऑर्डरनेस स्टेट इज़ कॉल्ड इंट्रॉपी। अगर हम उस डिसऑर्डरनेस को मेजर करें तो मेजरमेंट ऑफ डैट डिसऑर्डरनेस इज़ कॉल्ड इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी के लिए हम लोग जितने भी प्रोसेस डिस्कस करते हैं, डैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहे हैं नेचर के अंदर। तो उन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रिज़ल्ट में जो डिसऑर्डरनेस क्रिएट होती है, जो रैंडमनेस क्रिएट होती है, उसको मेजर करने वाले फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉपी। द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड इंट्रॉपी। इसी डेफिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं बॉल्स की। ये हम लोगों के पास कुछ बॉल्स हैं, यहाँ पे ये इनको हम वाइट बॉल कंसीडर कर रहे हैं और ये नीचे हमने 7 ही रखी हैं ब्लैक बॉल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकी जो स्टेट है ये ऑर्डर्ड स्टेट है। अब इसी बॉक्स को अगर आप शेक करें, शेक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे ये जो बॉल्स हैं क्या अपनी उसी ऑर्डर स्टेट में नहीं है, बल्कि नहीं, हर बॉल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया और ये डिसऑर्डर्ड स्टेट क्रिएट हो गई। तो डैट डिसऑर्डर स्टेट इज़ कॉल्ड इंट्रॉपी। इस डिसऑर्डरनेस के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉपी। और हमारे पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कि हम इस बॉक्स को दोबारा से किसी ऐसी तरह से शेक करें इस तरह से कि ये दोबारा से यही वाली ऑर्डर स्टेट बना सकें। तो जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी इसको शेक करेंगे इसके अंदर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन कभी भी ये दोबारा इस ऑर्डर स्टेट में वापस नहीं आ सके। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ जब ये बॉल्स ऑर्डर स्टेट में थे तो क्या ऑर्डर्ड स्टेट में जब एक तरतीब से बने हुए हैं तो यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी क्या थी, ज़ीरो। जैसे ही हमने उसको शेक किया सारे के सारे बॉल्स एक डिसऑर्डर वे में अरेंज हो गए, बेतरतीबी आ गई, इसके अंदर रैंडमनेस आ गई। तो डैट रैंडमनेस का मतलब है कि यहाँ पे एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई है, एंट्रोपी ज़्यादा हो गई है। तो इस फाइनल एंट्रोपी में से अगर हम माइनस करें इनिशियल एंट्रोपी, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एंट्रोपी की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 7। इट मीन्स जो सिस्टम की एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी जो हमने निकाला है डैट इज़ 7, विच मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज़। तो
एक दफ़ा अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम उसे दोबारा से अरेंज कर सकें, और सिस्टम की जो इंट्रॉपी है या जो चेंज इन इंट्रॉपी है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। +7 मीन्स कि वो पॉजिटिव है। Consider a box having rows of black and white balls arranged neatly upon each other. It is called ordered state of the system as shown in figure. जैसा कि ये हमारे पास फिगर में एक ordered state बनाई है जिसमें neatly white और black balls को एक दूसरे के ऊपर डिस्प्लेस किया गया एक ordered way में। Now shake the box gently. The balls will get mixed together and ordered state will be lost. This state is called disordered state. अब हमने इस बॉक्स को शेक किया। शेक करने पे ये जो पहले बॉल्स ऑर्डर्ड वे में अरेंज थे, अब वो देखिए वो एक डिसऑर्डर वे में अरेंज हो गया। The measurement of disorderness or randomness of the system is called entropy. The entropy once increased in natural way cannot be restored by that natural way. अगर एक दफ़ा सिस्टम में इंट्रॉपी इंक्रीज़ हो गई है, डैट इज़ डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो गया, तो हम दोबारा कभी भी उसको उस तरतीब से दोबारा अरेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बॉक्स को अगर हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी शेक कर लें वो दोबारा से कोई तरतीब वापस नहीं आएगी। इट मीन्स नो अमाउंट ऑफ शेक कैन रिस्टोर ओरिजिनल स्टेट। हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसको शेक कर लें, अब वो उस तरह से उस तरतीब से दोबारा अरेंज नहीं होंगे। तो यहाँ तक हमारे पास इंट्रॉपी क्या थी, डिसऑर्डरनेस इन एनी सिस्टम इन एनी स्टेट इज़ कॉल्ड इंट्रॉपी। और हमें पता चला कि अगर एक सिस्टम अपने ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट में जाता है तो जो चेंज इन इंट्रॉपी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उस सिस्टम की इंट्रॉपी इंक्रीज़ हो जाती है, चेंज इन इंट्रॉपी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हुई है। अब हम सेकंड डेफिनेशन एंट्रॉपी की पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इससे पहले डिस्कस करते हैं इसको सेकंड ईयर में, और वहाँ पे हम फार्मूला इसका पढ़ते हैं डेल्टा एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। जैसे कि मैंने बताया शुरू में हमने ये डिस्कस किया कि एंट्रॉपी एक थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट होगी। तो डेल्टा क्यू हमारे पास हीट है, टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रॉपी है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर हम रिवाइज़ करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि हम एक गैस कंटेनर में रखी हुई है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे क्यू, तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड द वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन अपवर्ड। यानी जो जितनी भी हमारे पास हीट थी वो किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी और वेट में। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर हम ये एक हमारे पास एक आइडियल केस है, अगर हम लोग देखें तो नेचर में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम कोई प्रोसेस नहीं है जिसको हम जितनी हीट प्रोवाइड करें वो उतनी हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में, बल्कि सिस्टम के अंदर एनर्जी लॉसेस, हीट के लॉसेस होते हैं। जब भी सिस्टम के अंदर एनर्जी लॉस होती है, डायरेक्ट एनर्जी लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो जो हीट सिस्टम के अंदर लॉस होती है, उस हीट को का सिस्टम के अंदर जाने से सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है। एट दैट मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इज कॉल्ड इंट्रॉपी। इट मीन उस हीट के इन्वायरमेंट में जाने से इन्वायरमेंट की इंट्रॉपी इंक्रीज़ हो रही है। The measurement amount of energy of the system that is unavailable to do work called entropy। यानी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हीट को हमने कन्वर्ट करना है वर्क में, तो थोड़ी हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, जिसका एनर्जी जो लॉस हो रहा है सिस्टम के अंदर या अनअवेलेबल है टू डू वर्क, उस हीट की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दो रेजरवायर हमने यहाँ पे लेने हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 200 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाली रेजरवायर को हमने लो टेम्परेचर रेजरवायर LTR से शो किया है, और 200 डिग्री सेल्सियस वाले को हाई टेम्परेचर रेजरवायर HTR से शो किया। अब इन दोनों रेजरवायर के दरमियान हम लोग थर्मल कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी हीट फ्लो करें। इन दोनों के दरमियान हम लोग कनेक्शन इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हीट फ्लो करें। और ये हमारे पास हम सेकेंड ईयर में भी इसको पढ़ चुके हैं कि हीट इंजन का जो प्रिंसिपल है वो भी यही होता है। उसमें एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर एक लो टेम्परेचर वाली होती है, और उसके दरमियान हीट फ्लो करती है, और वहाँ पे एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, अवेलेबल होती है फॉर डूइंग वर्क। ये भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगी।
ये हमारे पास HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों के दरमियान हमने एक रास्ता प्रोवाइड किया कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से फ़्लो करे लो टेम्परेचर रेजरवायर पे। तो इसको जो हीट का ये फ़्लो करने वाला पाथ है उसको हमने थर्मल कनेक्शन दिया इनके दरमियान ताकि हीट पास आउट हो। अब हम देखेंगे कि 200 यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट फ्लो करेगी टुवर्ड्स लो टेम्परेचर रेजरवायर में। और अगर हम लोग अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देखें तो उसमें यही है कि सिस्टम को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पर दूसरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वर्क डन होता है। तो यहाँ पे भी जब दूसरे सिस्टम को अंदर हीट प्रोवाइड की जा रही है तो डैट मीन्स वहाँ पे भी वर्क डन होना चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम थर्मल एक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एंड सिस्टम विल बी एट 150 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि पहले तो सिस्टम 200 डिग्री सेल्सियस वाले से हीट जा रही है 100 की तरफ। कुछ देर बाद दोनों सिस्टम्स की जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये दोनों थर्मली एक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। थर्मल एक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था जहाँ पे सिस्टम का कांस्टेंट टेम्परेचर या टेम्परेचर सेम होता है। अब टेम्परेचर सेम है तो अब यहाँ पे कोई हीट पर मूव नहीं होगी। अब हीट तो मौजूद है सिस्टम के अंदर, यानी इसके टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब वो हीट वर्क डन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। तो वो जो हीट अनअवेलेबल टू डू वर्क है इसको हम क्या कहेंगे? उसकी मेजरमेंट को हम इंट्रॉपी की फॉर्म में लेते हैं। The system has heat energy but unavailable for doing work because this arrangement is now become single reservoir and no more a heat engine. The measurement of the amount of energy of the system that is unavailable to do work is called entropy. अब सिस्टम को हम पहले देखा हमने सिस्टम की जब तक हीट हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर पे जाती रहेगी तब तक वर्क परफॉर्म होता रहेगा। जैसे ही दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे, तब कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। अब वो जो हमारी सारी की सारी हीट थी वो अनअवेलेबल है टू डू वर्क, और उस हीट की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉपी। अब हम इंट्रॉपी के थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं। थर्ड डेफिनेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को। इंट्रॉपी हमने कब मेजर की? इंट्रॉपी में हमने दो चीज़ें देखी कि पहली डेफिनेशन में हमने कहा कि डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस की मेजरमेंट। दूसरी डेफिनेशन में कहा कि जब सिस्टम के अंदर हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो करने के रिज़ल्ट में क्या होता है कि सिस्टम वर्क डन करता है, और वो एनर्जी जो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है या वो एनर्जी जो वर्क डन परफॉर्म नहीं कर पाती, हीट वो जो वर्क डन परफॉर्म नहीं कर पाती, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंट्रॉपी कह रहे हैं उसकी मेजरमेंट को। इट मीन्स कि अगर हमारे पास हीट वहाँ पे वर्क डन नहीं कर रही है, हीट इन्वायरमेंट में चली गई है, सराउंडिंग में चली गई है और सराउंडिंग में जाके रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर रही है, तो उसको हम उस चेंज इन डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉपी कहते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि हम पीछे एंट्रोपी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, चेंज इन एंट्रोपी का डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जब सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट एंटर होती है, ना ही सिस्टम से कोई हीट लीव कर रही है। तो जब सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर ही नहीं हो रही, ना ही निकल रही है, डैट मीन्स हीट इज़ ज़ीरो, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हम डेल्टा एस इज़ इक्वल डेल्टा क्यू ओवर टी पढ़ा था, ज़ीरो ओवर टी किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो। तो उस केस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? ज़ीरो। चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होने का मतलब है चेंज हम कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट में से माइनस करते हैं इनिशियल स्टेट में। इसका मतलब जैसे सिस्टम के अंदर चीज़ें पहले तरतीब से पड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें बाद में भी पड़ी हुई हैं। कोई एंट्रोपी का चेंज, कोई डिसऑर्डरनेस नहीं क्रिएट हुई सिस्टम में। डैट मीन्स कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। तो थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर, कोई हीट लॉस नहीं होती। इस केस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो है और इस केस के अंदर जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब एंट्रोपी में चेंज ही नहीं आया। इनिशियल स्टेट में भी एंट्रोपी 5 है, फाइनल में भी अगर 5 है तो 5 माइनस 5 ज़ीरो, यानी चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज़। सिस्टम की एंट्रोपी अब हम देखते हैं कब इंक्रीज़ होती है और कब डिक्रीज़ होती है। और ये जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया, यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो थी, चेंज इन एंट्रोपी। सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा तब इंक्रीज़ होती है जब सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है।
और हीट के एंटर होने से सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल पहले तरतीब से बड़े होते हैं वो डिसऑर्डरनेस या उनमें जो रैंडमनेस है वो क्रिएट हो जाती है। तो उस केस में हमारे पास जो इंट्रॉपी है वो भी पॉजिटिव और हीट भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। The entropy of system increase when heat flow into a system at constant temperature because by addition of heat in a system produce disorderness in the molecule. The entropy is taken as positive. जब सिस्टम के अंदर हीट एंटर होगी और उस हीट के एंटर होने से सिस्टम के मॉलिक्यूल में डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगी तो उस केस में हम लोग इंट्रॉपी को पॉजिटिव लेते हैं। अब सिमिलरली इंट्रॉपी नेगेटिव कब होगी, जब सिस्टम से हीट लीव करेगी और सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिसऑर्डरनेस है वो क्या होगी, नहीं होगी, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाएंगे जब हीट सिस्टम से निकलेगी, रिमूव आउट होगी। The entropy of system decrease when heat leave the system at constant temperature because molecule get arranged. The entropy in this case is taken as negative. जब सिस्टम से हीट लीव आउट होती है और सराउंडिंग में जाती है तो उस केस में हम हीट को भी नेगेटिव लेते हैं और इस केस में हम चेंज इन एंट्रोपी को भी नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब हमने ये शुरू से पढ़ा था कि एंट्रोपी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम की। हैंस वी कैन मेजर ओनली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम किसी सिस्टम के अंदर ये देख सकें किसी सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस हो गई है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बस 7 कहा था, लेकिन डैट इज़ चेंज मैंने कहा था कि अगर पहले 0 है और बाद में 7 है तो वो एक एग्जांपल थी। लेकिन हमारा पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम बता सकें कि किसी सिस्टम के अंदर कितनी इंट्रॉपी चेंज हुई, कितनी इंट्रॉपी है किसी सिस्टम की। हम चेंज इन इंट्रॉपी फाइंड कर सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली किसी सिस्टम की इंट्रॉपी नहीं बता सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कह सकते हैं कि क्लास में अगर हमारे पास कोई बच्चा शरारतें कर रहा है बहुत ज़्यादा तो हम उसे शरारती बच्चा कह सकते हैं, लेकिन हम ये उसकी काउंट नहीं करके बता सकते कि ये कितनी शरारतें कर रहा है। हाँ, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी उसमें चेंज इन एंट्रोपी जैसे हम फाइंड करते हैं उसकी शरारतों को हम किसी दूसरे बच्चे की शरारतों से कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, यानी चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमेशा हम जब भी किसी सिस्टम की एंट्रोपी की बात करेंगे तो फार्मूला भी हमने देखा, हमने जो फार्मूला भी यूज़ किया वो चेंज इन एंट्रोपी का था, डेल्टा एस था, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। कंक्लूजन में हमारे पास आता है कि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें ना तो कोई हीट एंटर होती है सिस्टम में, ना ही कोई हीट लीव करती है, इसलिए उस केस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी 0 और सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। फाइनली इट मे बी कंडक्टेड दैट इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स ट्रांजिशन फ्राम मोर ऑर्डर स्टेट टू लेस ऑर्डर स्टेट, फ्राम मोर अवेलेबल एनर्जी टू लेस अवेलेबल एनर्जी, और फ्राम मोर प्रोबेबल स्टेट टू लेस प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कि जब भी हम कहते हैं कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि पहले सिस्टम ऑर्डर्ड वे में चीज़ें वहाँ पे अरेंज थी, अब वहाँ पे क्या हुआ है, डिसऑर्डर्ड वे हो गया। या पहले वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल थी एनर्जी, अब सारी की सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हो गया डिसऑर्डरनेस क्रिएट करने में, तो अब एनर्जी क्या हो गया, लेस अवेलेबल। पहले ज़्यादा प्रोबेबल स्टेट थी, अब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, लेस प्रोबेबल स्टेट होगी। जब किसी सिस्टम के अंदर चीज़ें एक अरेंजमेंट से पड़ी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है चीज़ों को, और जब वहाँ पे डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे उस स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी लेस प्रोबेबल स्टेट बन जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।